हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्लास 8वीं का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों। इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हम लोग अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है विद सॉल्यूशन, इसी को समझ रहे थे बच्चों। तो ये वीडियो हमारे इसी पहले पेपर के पार्ट 2 की रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट 1 की वीडियो थी बच्चों, उसके अंदर मैंने आपको आधा पेपर समझा दिया था, जिसमें आपको खंड का 2 क्वेश्चन थे, इसमें ये समझा दिया था। खंड खा, इसमें आपका एक क्वेश्चन था, ये भी समझा दिया था। और खंड गा, इसके 6 में से आपको मैंने 3 क्वेश्चन समझा दिए थे। ठीक है, अगर आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, तो देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में खंड गा के बचे हुए 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और खंड घा के अंदर जो आपके 2 क्वेश्चन होंगे ना, अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन वाले, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को इस तरीके से ऑल पे सेट कर देना और एक बार आप भी चेक कर लेना कि आपने ऑल पे सेट कर रखा है नहीं। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ सके। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना और 8वीं क्लास के नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए और अपडेट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के अपने पार्ट 2 की वीडियो को। ओके, आर यू रेडी? तैयार हो बच्चों एकदम? शुरू करें? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने अपना खंड नंबर का अपठित बोध का इसको बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पैसेज और एमसीक्यू था। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन अपना बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर हमने खंड नंबर जो खा है हमारा व्यावहारिक व्याकरण का, इसको भी बहुत अच्छे से समझा था, है ना। इसमें जितने भी आपके व्याकरण वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझे थे। फिर जो हमारा खंड नंबर गा है पाठ्य पुस्तक वाला, ये हमने आधा समझा था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन 4 जो हमारा कविता वाला था, ये तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये भी हमने कर लिया था और क्वेश्चन 6 ये भी कर लिया था, है ना। अब जो हमारा आज की इस वीडियो से शुरू होगा वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन। तो बच्चों ये पैसेज है लाख की चूड़ियां वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इस पैसेज को हमें पहले पढ़ना है बहुत अच्छे से और फिर इसी पैसेज के बारे में हमसे 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जिसके आंसर हमें देने हैं। ओके बच्चों, तो चलो हम पढ़ लेते हैं एक बार पैसेज को और देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखो बच्चों क्या कहा गया है। बदलू एक मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर और प्यारी प्यारी चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत, खपत का मतलब होता है कि जिसका यूज ज्यादातर होता है, कंज्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी, यहां तक कि आसपास के गांव के जो लोग थे ना, वो भी उससे चूड़ियां लेके जाते थे अपने घर में जो महिलाएं हैं उनके लिए। ठीक है, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। अब आप कहोगे हैं, जब पैसे नहीं लेता है चूड़ियों के बदले बदलू, तो क्या लेता था? तो बदलू चूड़ियों के बदले वस्तु विनिमय करता था। यानी वस्तु विनिमय का मतलब क्या हो गया? किसी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, जैसे वो अनाज के बदले चूड़ियां दे देता था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी, मैंने यानी कि जो लेखक है वो ये कहता है कि मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ ये बात जरूर है, एक बार क्या हुआ था कि शादी विवाह के अवसर पे ना बदलू जो है वो अवश्य एक जिद पकड़ लेता था। ठीक है, क्या कहता था? जीवन भर चाहे उसने कितनी ही मुफ्त चूड़ियां दी हो, लेकिन विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। ठीक है, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही अलग होता है ना, वही बात है यहाँ पे। तो चलो इसके एमसीक्यू को देखते हैं बच्चों। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न और बहुत आसान, बदलू का पैतृक पेशा क्या था? यानी कि पैतृक मतलब होता है पूर्वज, पूर्वज यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला। ठीक है, कांच की चूड़ियां बनाना, अनाज की खेती करना, लाख की चूड़ियां बनाना या फिर सब्जियों का व्यापार। तो बच्चों उसका पैतृक पेशा क्या था? लाख की चूड़ियां बनाना। ठीक है, तो गा वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, शादी विवाह के अवसर पर बदलू किस बात की जिद पकड़ता था? ठीक है, किस बात को लेकर बदलू जिद पकड़ लेता था? तो वो था बच्चों
कि वो अपनी आवश्यक चीजें लेने के लिए शादी विवाह के अवसर पे जिद पकड़ लेता था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो कि काफी डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखो बच्चों क्या कहा गया है, बेलन पर चढ़ी लाख से बनी चूड़ियां बदलू को कैसी लगती थी। ठीक है, जो बदलू है, ठीक है, उसे बेलन पे चढ़ी हुई जो चूड़ियां थी लाख की, वो कैसी लगती थी बच्चों। तो बदलू को बेलन पे लाख की चूड़ियां नई दुल्हन की कलाई पर चढ़ी हुई चमकती चूड़ियां लगती थी। ठीक है, जैसे नई दुल्हन की कलाई पे वो चूड़ियां नहीं होती हैं, वो एकदम बहुत ही चमकती हैं, सुंदर लगती हैं, जिसका स्वरूप कहा ही नहीं जा सकता है, ऐसा उसे लगता था। ठीक है, देखो बच्चों चौथा प्रश्न, अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द और उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो बच्चों हमारा सबसे पहला शब्द है पैतृक। पैतृक मतलब पूर्वजों का, पूर्वज मतलब जो हमारे पिता से प्राप्त हुआ है पुश्तैनी, यानी जैसे हमारे परदादा, फिर दादा, फिर आपके पिता, फिर आप, फिर आपका बेटा, फिर आपके बेटे के बेटे, तो ये पैतृक कहलाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय का क्या मतलब है बच्चों, वस्तु विनिमय मतलब पैसों से ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, वस्तु विनिमय। डलिया क्या था बच्चों, तो ये बांस का बना एक छोटा सा पात्र है। चाव मतलब चाह, रुचि, तीव्र इच्छा, इस तरह से। तो बच्चों ये जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारी बातें हमारी बिल्कुल सही हैं। ओके बच्चों, तो हमारा यहाँ पे आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन तो हो गया भैया कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन अगर आप सभी बच्चे ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, वैसे तो मैं अपलोड करूंगा ही, लेकिन अगर आप बहुत सारे कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी आप जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आओ हमारे लिए, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपके लिए हम जो 5+ सैंपल पेपर करवा रहे हैं, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको करवाने हैं, उनकी वीडियोस बहुत जल्दी लाए हैं। ठीक है, बस क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आप सभी बच्चे हमारी वीडियोस को लाइक करें। ये हमारी नहीं बल्कि आपकी ही वीडियोस हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आप ही इन्हें देख रहे हैं। हमारा काम तो बस वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड करवाना है, बाकी आपकी इच्छा है आप इसे अच्छे से देखें, ईमानदारी से देखें। ओके, तो आपकी ही वीडियोस है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके बच्चों, चलो 8वां प्रश्न देखो, पठित पाठ यानी कि आपके चैप्टर्स जो हैं, इनके आधार पे आपको 3 लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए छोटे छोटे, इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं 20 से 25 शब्दों में, और ये आपके 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। बच्चों पहला क्वेश्चन, बदलू का स्वभाव कैसा था और शादी ब्याह में वह कैसी जिद करता था। तो बच्चों बदलू का स्वभाव कैसा था, बेहद सरल और निष्कपट व्यक्ति था, यानी कि स्वभाव बहुत ही सरल था, उसके मन के अंदर कोई कपट नहीं था। ठीक है, वो कभी भी किसी भी कस्टमर से विवाद नहीं कर सकता, किसी भी आसपास के व्यक्ति से विवाद झगड़ा वगैरह नहीं करता था। हालांकि शादी विवाह के अवसर पर वह सुहाग की चूड़ियों के बदले अपनी मनचाही कीमत वसूलने के लिए जिद कर बैठता था। ठीक है, इसके एवज में वो उसे कपड़े, अनाज, पगड़ी या रुपए पैसे मिल जाया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, लेखक और उसके मित्र कहाँ जा रहे थे, लेखक को बस वृद्ध क्यों लगी। तो बच्चों जो लेखक है और उसके जो मित्र थे बच्चों, वो किसी कार्य से कहाँ जा रहे थे बच्चों, पन्ना जा रहे थे। कहाँ पे, पन्ना जा रहे थे। ठीक है, जा नहीं रहे थे, पन्ना आए थे दरअसल, अब उन्हें जबलपुर जाना था। ठीक है, लेखक और उसके मित्र कहाँ आए थे, पन्ना आए थे, अब उन्हें जबलपुर जाना था। लेकिन लेखक ने जब बस को देखा तो वो बहुत पुरानी लगी, जर्जर हालात यानी बहुत ही खराब हालात में थी, मानो किसी तरह चल रही हो। मतलब होता है ना कि बूढ़े की सहारा जो है वो लाठी है, या फिर डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही ये बस जो है बस मानो चल ही रही है। लेखक को ऐसा इसी लगा बच्चों, क्योंकि वो जो बस थी ना बहुत ही बूढ़ी लग रही थी। ठीक है, उस पर सवारी करना मानो उसे कष्ट देना होगा, ऐसा लग रहा था लेखक को। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्वेश्चन देखो, आज महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था क्यों कमजोर हो रही है, ये बताओ। तो बच्चों देखो, आज हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि ईमानदारी और मेहनत करके अपनी जीविका चलाने वाले जो लोग हैं ना, वो संघर्ष करते हैं। यानी कि जो लोग ईमानदारी से, मेहनत से रुपया पैसा कमाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, वो बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें कष्ट झेलने पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग झूठ बोलते हैं,
छल करते हैं, फरेब करते हैं, मक्कारी करते हैं, ठीक है, वो लोग आसानी से फलते और फूलते हैं। बच्चों 90s की एक मूवी है जिसका मुझे डायलॉग याद आ गया, और एक विलन होता है उसमें, वो एक डायलॉग कहता है कि पैसों का जब पेड़ उगता है तो हमेशा पाप और अधर्म और मक्कार की जमीन पर ही उगता है। ये 90s की मूवी का एक फेमस डायलॉग है जो मुझे याद बहुत दिनों बाद याद आया, ठीक है। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए, ठीक है, कि ये जो है ना, जो लोग झूठ बोलते हैं, छल फरेब करते हैं, मक्कार होते हैं, है ना, वो ज्यादा फलते फूलते हैं। इस असमानता को देखकर लोगों की महान मूल्यों में आस्था कमजोर होने लगी है। अब जब जो लोग झूठ बोलते हैं, छल फरेब करते हैं, वो अमीर बन रहे हैं, वो नाम दौलत शोहरत कमा रहे हैं, तो जो ईमानदार होंगे, मेहनत करने वाले होंगे, क्या वो आस्था रखेंगे इन चीजों में? नहीं रखेंगे। तो इसीलिए आस्था कमजोर हो रही है। लोग सोचने लगे हैं कि ईमानदारी और नैतिकता का पालन करने से लाभ ही नहीं होता है, तो क्यों करें लाभ, हम भी अब से झूठी मक्कारी करेंगे, हम भी बड़े बनेंगे अब, है ना, ऐसी चीजें। आ गया समझ? चलो अब देखो बच्चों, हमारा 9वां प्रश्न, इसमें क्या है कि पठित पाठों के आधार पे आपको 3 प्रश्नों में से, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से 2 के आंसर देने, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, 30 से 40 शब्दों में। तो बच्चों पहला प्रश्न, मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक की किस व्यथा की ओर संकेत किया गया है? लाख की चूड़ियां पाठ के आधार पे बताओ। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। देखो हमारा कथन क्या है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो बच्चों इस कथन में लेखक जो है वो कारीगरों की दुर्दशा, यानी कि दुर्दशा मतलब खराब हालत, ठीक है, तो लेखक कारीगरों की खराब हालत को यहाँ पे उजागर करते हैं। क्या कहता है लेखक? लेखक कहता है कि जब से ये मशीनें आई हैं तब से कारीगरों के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं, पारंपरिक व्यवसाय जैसे चूड़ियां बनाना, ठीक है, कपास काटना और भी बहुत सारे काम हैं, वो काम अब छिन गए हैं, जिससे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ गई है। आप जो काम कर रहे थे अब वो खत्म हो गया एक तरीके से मशीनों के आने की वजह से। तो क्या, सिंपल सी बात है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी ही। पहले वे हुनर से जीविका चलाते थे, लेकिन मशीनों के आने से उनके रोजगार पे गहरा असर पड़ा। एग्जाम्पल के लिए लाख की चूड़ियां बनाने वाले बदलू जैसे कारीगरों के लिए काम मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि भाई अब जो लोग हैं वो कांच की चूड़ियां कम पैसों में ज्यादा और अच्छी मिलने लगी है उन्हें, है ना। तो इससे क्या होगा कि अब बेरोजगारी फैलने लगी बच्चों। तो मशीनी युग ने बहुत हाथ काट दिए हैं। आ गया समझ? वेरी गुड। देखो दूसरा प्रश्न, बस की यात्रा पाठ के अनुसार ऐसा बताओ, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा बच्चों कि पूरी बस ही इंजन हो और हम इंजन के अंदर बैठे हैं, धक 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 ऐसे, है ना। तो क्या, क्यों कहा ऐसा? तो बच्चों जब बस के चालक ने बस को स्टार्ट किया तो पूरी बस में एक अजीब सी धड़कन उत्पन्न हुई, ठीक है, इंजन के कंपन से पूरी बस कांप उठी। यात्रियों को ऐसा लगा मानो वो खुद इंजन के भीतर बैठे हैं। इंजन के चलते ही हर यात्री अपनी सीट पे बैठा हिलने डुलने लगा, मानो वे भी इंजन का ही हिस्सा हो। इंजन की तेज आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस इंजन में बदल चुकी हो और यात्री उस इंजन के भीतर बैठे हुए हो, ठीक है, समा जाना पड़ा हो, ऐसी बात है, ठीक है बच्चों। चलो अब तीसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों कि लेखक ने यह स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है, ये बताओ। तो आ जाओ बच्चों आंसर देखते हैं। देखो आंसर इस तरीके से, लेखक का मानना है कि जीवन में कुछ लोगों से धोखा मिलने का मतलब अर्थ ये नहीं है कि पूरी दुनिया में अच्छाई समाप्त हो गई है। लेखक ने यह स्वीकार किया, हालांकि उसे कई बार धोखा मिला है, लेकिन उसने देखा कि अधिकतर लोग ईमानदार भी होते हैं दुनिया में, मददगार भी होते हैं। यदि वह सिर्फ नकारात्मक अनुभव, यानी कि जिन्होंने धोखा दिया उनके बारे उनको ही याद रखेगा, तो भाई किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उन घटनाओं को भी देखा जब अजनबियों ने उसकी मदद की, उसकी हिम्मत बढ़ाई और ईमानदारी लौटाई। उदाहरण के लिए टिकट बाबू का लेखक को बचा हुआ पैसा लौटाना, बस कंडक्टर का निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए दूध लाना, ये दोनों घटनाएं हमें ये दिखाती हैं बच्चों कि आज भी मानवता जीवित है। यही कारण है कि लेखक निराश नहीं होता है और कहता है कि समाज में अच्छाई और विश्वास आज भी
बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन पूरा हुआ। ओके, और ये हमारा खंड भी पूरा हुआ। अब हम शुरू करेंगे बच्चों अपने अगले खंड को, खंड नंबर घा रचनात्मक लेखन का। ठीक है, अब इसमें 2 ही क्वेश्चन है केवल। एक तो हमारा 10वां प्रश्न है जिसमें 3 विषय दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, देखो अनुच्छेद लिखना है किसी भी एक विषय पर। जैसे हमारा विषय है वायु प्रदूषण, मोबाइल का प्रभाव, बाल मजदूरी और उसके दुष्प्रभाव। तो आ जाओ, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। चलो देखो, पहले मैं इसे अंडरलाइन कर दूं पूरा का पूरा। हाँ सर बिल्कुल। देखो हमारा पहला टॉपिक है वायु प्रदूषण। देखो कैसे लिखा मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से। वायु प्रदूषण आज के समय की गंभीर समस्या है। यह मुख्य रूप से कारखानों, वाहनों, प्लास्टिक के जलाने से, धूम्रपान जैसी गतिविधियों के कारण होता है। वायु में धूल, धुएं और हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने से हमारा स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। कैसे? हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, हमारे कई सांस वाली बीमारियां बनती हैं, एलर्जी हो जाती है, हृदय के रोग होते हैं और आंखों में जो जलन होती है वैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चों, वायु प्रदूषण पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे? जैसे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, है ना। इसे कम करने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें सार्वजनिक परिवहनों का अधिक उपयोग करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, सीएनजी वाहन हो गए, इनका उपयोग करना चाहिए, है ना। औद्योगिक उत्सर्जन यानी कि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है ना, उसे हमें नियंत्रित करना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम सतर्क, जिम्मेदार बने तो हम स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वायु प्रदूषण के ऊपर आपका टॉपिक हो गया। ऐसे ही दूसरा है मोबाइल का प्रभाव। तो आ जाओ मोबाइल के प्रभाव को भी समझ लेते हैं भाई। ठीक है, दूसरा टॉपिक है मोबाइल का प्रभाव। देखो आज के युग में मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। ये मोबाइल, ये उपकरण संचार, शिक्षा, मनोरंजन और कार्यों को बहुत सरल बनाने में मदद करता है। मोबाइल की मदद से हम दोस्तों और परिवारों से तुरंत संपर्क में रह सकते हैं। दुनिया भर की जानकारी सिर्फ एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग, सरकारी सेवाएं सब आसानी से हो जाती है मोबाइल के माध्यम से। हालांकि मोबाइल का अत्यधिक और ज्यादा उपयोग हमारे स्वास्थ्य, हमारे मानसिक और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल आंखों की समस्या, नींद की कमी, मानसिक तनाव ऐसी समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा बच्चों, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और व्यर्थ समय की बर्बादी भी बढ़ सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल देते, लेकिन जानकारी सही है नहीं ये हमें थोड़ी ना पता। इसीलिए मोबाइल का उपयोग संयमित, जिम्मेदारी पूर्वक करना आवश्यक है। यदि इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा तो यह हमारे जीवन में सुविधा, ज्ञान, सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है बच्चों। ठीक है, तो मोबाइल का प्रभाव इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, अब तीसरा टॉपिक है बाल मजदूरी और उसके दुष्प्रभाव। तो बच्चों इस पे भी मैंने देखो बहुत अच्छे से चीजों को लिखा हुआ है, पूरा का पूरा। यहाँ पे अच्छे से आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो। 2 तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, 1 बच गया, इसको वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो आसानी से, है ना। चलो अब शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब ये है हमारा 11वां प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है बच्चों, एग्जाम में पता है क्या होगा, लेटर पत्र वाले केवल 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें से एक हो सकता है किसी अधिकारी को लिखने वाला पत्र, या विद्यालय के आपके जो प्रधानाचार्य हैं इनको लिखने का पत्र, या फिर अपने किसी सगे संबंधी को लिखने का पत्र। 2 ही आएंगे केवल। ठीक है, लेकिन आपको मैं जो 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, हर एक पेपर में आपको मैं एक अधिकारी वाला लेटर, एक प्रधानाचार्य वाला लेटर और एक मित्र वाला यानी कि एक सगे संबंधी वाला ये कराऊंगा। तो आपके हर एक लेटर की 5-5 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे, है ना बच्चों। देखो बहुत दिमाग लगाने के बाद आपके लिए मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूं ताकि आप कम टाइम में अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलो
अब आ जाओ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन, आपका नाम रजत या रजनी है, आपके क्षेत्र में जगह जगह कचरा फैल गया है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिससे कि बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। आपके एरिया में ना जगह जगह कचरा फैला है, गंदगी हो रही है, ठीक है, इससे ना बीमारी फैल सकती है। तो इस बारे में सूचना देते हुए आपको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है बच्चों। तो आ जाओ, हम एक स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। बच्चों देखो, पत्र लिखने के लिए आपको इस पत्र को 3 भाग में बांटना होगा, ठीक है, 3 भाग में बांटना होगा, जिसमें से पहला भाग जो है वो होती है इसकी शुरुआत, ठीक है, पहले भाग में होती है शुरुआत, दूसरे भाग में आपका जो विषय है उसकी सारी जानकारी, और तीसरे भाग में होता है इसका अंत। ओके, शुरुआत को हम बांटते हैं 3 पार्ट में। ओके, तो ये है हमारा शुरुआत वाला पार्ट, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं बच्चों अपना पता। ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है ये, अपना पता। अपना पता यानी कि हमारा, तो हमारा पता जैसे हमने मान लिया कि हम हाउस नंबर 100 शांति निकेतन कुंज करोल बाग दिल्ली में रहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन गैप देनी है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये एक गैप लाइन है, यहाँ पे आपको गैप लाइन देनी है, ठीक है। फिर डेट लिख देंगे, जैसे मैंने डेट लिख दी 20 मार्च 2025, या फिर आप आज की डेट लिख सकते हैं। डेट के बाद में फिर से आपको एक गैप लाइन देनी है, ठीक है, फिर से आपको एक गैप लाइन देनी है। फिर आप लिखेंगे बच्चों जिसे ये लेटर मिलेगा, ठीक है, मिलने वाले का पता। आप क्या लिखेंगे, मिलने वाले का पता। ओके, ये अधिकारी वाले में लिखना है बस, और किसी में नहीं। तो मिलने वाले का पता क्या है, वो स्वास्थ्य अधिकारी है, कहाँ का, करोल बाग का, दिल्ली। अब फिर से एक देंगे आप गैप लाइन, ठीक है, एक गैप लाइन फिर से। फिर आपका विषय, गंदगी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र। पहला भाग पूरा हुआ, शुरुआत वाला। अब शुरू होगा बच्चों दूसरा भाग, ठीक है, और ये दूसरा भाग यहां से शुरू होता है आपका इस वाले पार्ट से, ठीक है। दूसरे भाग में हमने लिखा मान्यवर या फिर महोदय, ठीक है, और इसके बाद में ना अगर आप ये संबोधनवाचक चिन्ह लगा देते हैं ना, तो टीचर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके, कि बच्चे को ना साइन का भी नॉलेज है। मान्यवर, मैं रजत या रजनी आपके क्षेत्र का निवासी हूं। इस पत्र के माध्यम से हमारे क्षेत्र में गंदगी और कचरे के ढेर की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना चाहता या चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे न केवल वातावरण गंदा हो रहा है बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, जैसे डेंगू, मलेरिया, ऐसी बीमारियां फैल भी रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम को नियमित सफाई अभियान चलाना चाहिए, कचरा निस्तारण की व्यवस्था को सही तरीके से लागू करना चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के लिए कदम उठाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा भाग। अब तीसरा जो भाग है वो बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। तीसरे भाग में आप लिखते हैं धन्यवाद भवदीय रजत रजनी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये 4 चीजें आपको एंडिंग में लिखनी है। ओके बच्चों, तो ये था आपका पत्र, किसके लिए, अधिकारी के लिए, इसके लिए, अधिकारी के लिए। अब देखो दूसरा पत्र, आपका नाम अजय या अंजलि है, आप कक्षा 8वीं के छात्र हैं, आपके बड़े भाई का ना विवाह होने वाला है, ठीक है। इस अवसर पर आप विवाह समारोह में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विद्यालय से 2 दिन नहीं, शादी में जाना है तो कम से कम 10 दिन मान लो, 10 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आपको प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो जैसे आप सिक लीव लिखते हो ना, मैं बीमार हो गया मुझे छुट्टी चाहिए 1 दिन की, वैसे ही आपको इसमें लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, सेवा में फिर एक लाइन छोड़ के प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल बालिका विद्यालय, ठीक है, नई सड़क करोलबाग दिल्ली, फिर एक लाइन का गैप, फिर आपका विषय आएगा 2 दिन या फिर यूं कहें कि 10 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, फिर एक गैप लाइन। तो ये हो गई हमारी शुरुआत, है ना, ये हमारा पहला पार्ट हो गया ना, लेटर वाला, शुरुआत हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसका दूसरा भाग हमारा विषय, तो विषय को अंडरलाइन कर देंगे ऐसे, हाँ देखो, तो यहाँ पे महोदय और संबोधनवाचक। सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक
इसको निर्धारित है, मान लेते हैं कि हम मानते हैं कि 30 सितंबर को, ठीक है, 30 सितंबर को मेरे भाई का विवाह निर्धारित है। ये इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में लिखना है आपको, मैंने तो लिख रखा है बस। यह हमारे परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। विवाह समारोह की तैयारियों में मेरी भी जिम्मेदारी है, इसीलिए मुझे 10 दिनों का अवकाश लेना आवश्यक है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपया मुझे दिनांक 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, ठीक है, 10 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं यह आश्वासन देता हूं कि विद्यालय लौटने पर अपनी पढ़ाई पूरी करने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। आपकी अति कृपा होगी, या फिर आपकी अति कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। और फिर हमारा तीसरा भाग यहां से शुरू हो जाएगा बच्चों। इसमें आप लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य अजय अंजलि, कक्षा 8, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर 1। ओके, तो इस तरह से आप लिखेंगे किसी भी अपने प्रधानाचार्य को। ओके बच्चों, तो आप समझ गए ना कैसे करना है। तो शुरुआत में स्टार्टिंग होगी आपकी यहां से, ठीक है, फिर आपने इसको अपने विषय के बारे में बताना है, फिर आपने इसको एंड कर देना है, ठीक है। अब एक लेटर और रह गया आपका, जो कि है आपके सगे संबंधी को। आपका नाम सौरभ या काव्या है। अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखो, यानी कि आपका ना जो दोस्त है उसका जन्मदिन है, तो आपको उसे बर्थडे विश करना है हिंदी में, लेकिन लेटर लिख के। कैसे करोगे, आ जाओ आपको बताऊं। देखो, आप लिखेंगे प्रिय, आपकी मित्र का जो भी नाम है, प्रिय काकागा, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं काकागा, जो भी आपके मित्र का नाम है, या फिर आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। प्रिय मित्र, स्नेहपूर्ण नमस्कार। तुम्हारे जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर मैं तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे यह दिन तुम्हारे जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य, सफलता और आनंद लेकर आए। तुम्हारा हर दिन नई उमंग, उत्साह से भरा रहे। तुम्हारी मित्रता मेरे लिए हमेशा अनमोल रही। तुम्हारे साथ बिताए गए समय की यादें मुझे हमेशा हंसी और खुशी देती हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारा यह मित्रता का बंधन हमेशा मजबूत और अटूट बना रहे। इस अवसर पर मैं यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे सभी सपने पूरे हों और जीवन में हमेशा सकारात्मक और आनंद बना रहे। तुम्हारे जन्मदिन की खुशियां हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। एक बार फिर से तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र सौरभ या काव्या। ठीक है, तो सगे संबंधी को पत्र लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। अधिकारी वाला थोड़ा कठिन है, फिर उससे आसान प्रधानाचार्य को लिखना है, और सबसे आसान तो ये वाला हो गया। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने अपना ये वाला सेक्शन खंड नंबर घ को भी पूरा अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अब जो हमारा सबसे पहला वाला सैंपल पेपर है, ठीक है, हिंदी का 8वीं क्लास के लिए, ये सैंपल पेपर हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझ लिया है। ओके, अब आप सभी बच्चों को आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि जो क्वेश्चन, जो पेपर आपको, सैंपल पेपर आपको मैं समझा रहा हूं, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए, वो अच्छी हो रही है या नहीं, ठीक है। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ये आप जो है इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सभी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल नोटिफिकेशन होता है, इसे ऑल पे सेट करना, तभी आपके पास में सारी नोटिफिकेशन आएंगी हमारे वीडियोस की, ठीक है, 8वीं क्लास के लिए। तो चलो बच्चों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।